अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि गांव की कहानियां बहुत डरावनी होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। जुल्फकार बताते हैं, नाना जी ने बताया, एक दफा शाह साहब के पास एक नौजवान लड़का आया। वो देखने में भी काफी खुश शक्ल था, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान हाल था और शाह साहब से जल्द से जल्द मिलना चाहता था। शाह साहब ने जब उसकी इतनी घबराहट की वजह पूछी तो उसका यही कहना था कि इसको बचा ले। उसके पीछे एक चुड़ैल आफत लगी हुई थी जिसने इसकी जिंदगी अजीरन कर रखी थी। शाह साहब ने पूछा कि मुझे सारी बात बताओ, तुम किससे डर रहे हो, कौन तुम्हारे पीछे है? तो उसका ये कहना था कि मैं एक गांव से हूँ। हम लोगों का गांव सखर वाली साइड पर है। बड़ा कदीम पुराना गांव है। दूर दूर वहां पर लोगों के घर है, यहाँ तक कि आजकल के दौर में भी घर दूर दूर होते हैं, वीराने ज्यादा है, गैर आबाद जगह ज्यादा है। तो मैं भी जहाँ पर रहता हूँ, हम लोगों के भी दो घर हैं। एक घर में जैसे मेरे माँ बाप बहन भाई सब रहते हैं, मैं भी उनके साथ ही रहता हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर अपने घर के पिछले हिस्से में रहता हूँ। वो जगह खाली ही रहती है, वहां पर भी 3-4 कमरे हैं, तो मैं वहां पर रहता हूँ। मैं अपने शौक से तांगा भी चलाता हूँ। ये नहीं कि मुझे कोई पैसों की कमी है, उस वजह से मैं कोई कोचवान हूँ, नहीं। मैं अपने शौक से तांगा चलाता हूँ। पहले मैंने घोड़ा रखा हुआ था, घोड़सवारी करता था, फिर मैंने तांगा बना लिया। अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ तांगे पर घूमता फिरता भी हूँ, और कभी अगर किसी को जरूरत हो तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले भी जाता हूँ। और पैसे मैंने कभी भी किसी से इस तरह से नहीं मांगे। कोई मुझे दे तो मैं ले भी लेता हूँ, लेकिन मैं कोई पक्के दाम नहीं लगाता यहाँ वहां आने के। तो मुझे एक शौक था। एक दफा ऐसा हुआ, तकरीबन 1 माह पुरानी बात है, मैं अपने गांव से बाहर जा रहा था। मैं अकेला था, मौसम भी खराब था, काफी तेज हवा चल रही थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। मुझे वो हवा, वो बादल बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ये मौसम बहुत ज्यादा पुरसुकून लगता है। मैं कच्ची सड़क पर जा रहा था और मेरे दोनों साइडों पर घने दरख्त थे। उन दरख्तों में जाते जाते एकदम से मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत खुशबू महसूस होने लगी। खुशबू ऐसी थी जिस तरह से गुलाब के फूलों की खुशबू है। वो खुशबू मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने अपना तांगा रोका एक साइड पर और मैंने नीचे उतरकर आसपास भी हर तरफ देखा। मुझे कहीं गुलाब के फूल नजर नहीं आए। बड़ा हैरान हुआ कि फूलों की खुशबू महक रही और आसपास कहीं गुलाब है ही नहीं। ज्यादा जंगल के अंदर, दरख्तों के अंदर मैं नहीं गया, क्योंकि मेरा तांगा बाहर खड़ा था। एकदम से मैं एक दरख्त के पास से गुजरा तो मेरे ऊपर पानी की छींटे आई। ऐसे छींटे आई जैसे किसी ने पानी फेंका है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, कौन है यहाँ पर? मैंने चारों तरफ देखा, कहीं कोई भी नहीं था। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने देखा मेरी तकरीबन पीछे से आधी कमीज जैसे गद्दे वाली साइड से गीली हो गई थी, जैसे कोई किसी के ऊपर पानी का गिलास फेंकता है, ऐसे पानी आया। ना कोई जानवर, ना कोई परिंदा, ना कोई इंसान, कोई भी तो नहीं था वहां पर। मुझे अजीब लगा, मैं थोड़ा डर भी गया कि दिखाई कोई नहीं दे रहा, तो ये पानी कहाँ से आया है? और ना ही ये दरख्त कोई ऐसे हैं कि फलदार दरख्त हों और मैं यहाँ पर कोई फल तोड़ रहा हूँ और मेरे ऊपर वो फल का पानी आया हो, ऐसा भी नहीं था। बहरहाल मैं तांगे पर आकर बैठ गया। जैसे मैंने अपने घोड़े को चलाया तो घोड़ा थोड़ा सा जरा जैसे डर रहा था किसी चीज से। सामने तो कुछ भी नहीं था, लेकिन घोड़ा डर रहा था। उस पूरी सड़क पर वो गुलाब के फूलों की खुशबू मेरे साथ साथ थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे गुलाब के फूलों की खुशबू मेरे साथ साथ चल रही हो। आगे जाकर हम लोगों के गांव की वो बिल्कुल आखिरी हदूद बनती है। वहां पर एक पुराना पानी का कुआं भी था। मैं पानी के कुएं पर गया, मैंने वहां से पानी निकाला, हाथ मुंह धोया। मैंने वहां का पानी पिया तो नहीं, क्योंकि वो कुआं
काफी अरसे से ऐसे ही था और कोई भी वहां का पानी पीता नहीं था, इसलिए मैंने वो पानी नहीं पिया। लेकिन बस हाथ मुंह धोकर थोड़ी देर वहां पर आराम किया और वहां अभी तक भी फूलों की खुशबू महक रही थी। जब मैं वहां से वापस आने लगा तो एकदम बारिश शुरू हो गई। बारिश बड़ी तेज थी। थोड़ी देर मैं रुका, फिर मैंने अपना तांगा चलाना शुरू कर दिया बारिश में। अब जब मैं वापसी पर उस सड़क से गुजर रहा था, कोई फूलों की खुशबू नहीं थी। जाती दफा फूलों की खुशबू मेरे साथ साथ थी, आती दफा, लेकिन जाती दफा कोई खुशबू नहीं थी। मैं अपने घर आ गया। गर्मी के मौसम में मैं बाहर बरामदे में ही सोता था। कुछ देर बारिश हुई थी, फिर बारिश रुक गई थी। खासी ठंडी हवा थी। मिट्टी की जमीन पर इतनी प्यारी खुशबू महक रही थी। जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो गीली मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। मैंने आकर अपनी हवेली में पिछले हिस्से में अपना तांगा खड़ा किया। बरामदे में चारपाई बिछी हुई जिस पर लेट गया। इतनी प्यारी हवा थी, कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी ही देर होगी तकरीबन, अभी मैंने रात का खाना नहीं खाया था। मुझे आवाज आई। आवाज ऐसी है कि जिस तरह से मेरे आसपास कोई चल फिर रहा है, जैसे पाँव में पायल पहने छन छन करता कोई मेरे आसपास चल रहा है। एकदम मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कहीं कुछ भी नहीं था। कभी कभार बकरियां, हमारी हवेली में बकरियां रखी हुई थी मेरी अम्मी ने, उनके पाँव में जैसे घुंघरू बांधे हुए थे तो वो आ जाती थी। मुझे लगा कि शायद हमारी बकरियां होंगी, लेकिन बकरियां भी नहीं थी। हमारी एक बकरी का नाम मोती था, तो मैं उसको आवाजें दे रहा था, मोती। उसको जब भी बुलाते थे वो पास आ जाती थी। उसे अपने नाम की इतनी पहचान थी, लेकिन वो भी नहीं थी कहीं। मैं उठा, मैंने टाइम देखा, 8 बज रहे थे। मैं अपने घर के अंदर गया, मैंने वहां पर जाकर खाना खाया। अभी मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, सर भारी भारी था, जैसे जिस्म बड़ा निढाल सा है, जैसे मुझे बुखार है। मैंने किसी से कोई बात नहीं की और आकर लेट गया। घर वाले जल्दी सो जाते थे, सुबह जल्दी जागते थे। हमारे गांव में आज भी लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। मैं भी आकर लेट गया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफी देर मैं अपने तांगे की तरफ देखता रहा। एक दो बार मेरी नजर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा मेरे तांगे के पास पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है। मुझे वहां पर बैठा हुआ एक वजूद दिखाई देने लगा। उठकर देखता था, पास जाता था तो कोई नहीं होता था। चारपाई पर आकर लेटता था तो फिर कोई बैठा हुआ नजर आता था। मैंने क्या किया, अपना तांगा वहां से खोलकर बरामदे के पास खड़ा कर लिया और वहां पर जो पिलर था उसके साथ मैंने बरामदे के पिलर के साथ लगाम बांध दी घोड़े की और खुद लेट गया। अभी भी मैं अपने तांगे की तरफ देख रहा था। वैसे बस इन्हीं ख्यालों में मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। कहीं रात का पिछला पहर था। एकदम से घोड़ा जो है जैसे डरने लग गया और घोड़ा अजीब सी आवाजें निकालने लगा। उसके साथ साथ चूड़ियों की छन छन की आवाजें भी आ रही थी। मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे तांगे के पास से एक लाल चूड़े वाली औरत गुजर रही थी। वो दूर दरख्तों की तरफ जा रही थी, दुल्हन का लिबास पहने। मैंने खुद उससे देखा। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है, ये औरत कहाँ से आई। मैं उठकर बैठ गया और मैंने पूछा कौन है इधर। इतने में जैसे वो दरख्तों की तरफ चली गई। मैं उठा, लालटेन ली, पीछे जाकर देखा, कहीं कोई भी नहीं था। मुझे बहुत ज्यादा डर लगा। मैं फौरन से आकर मैंने अपना तांगा देखा, घोड़ा देखा, सब ठीक था। घोड़े को पानी पिलाया। घोड़ा इतना डरा हुआ था, वो ऐसे पानी पी रहा था जैसे बड़ा प्यासा हो। आमतौर पर वो दिन के टाइम खा पी लेता है, रात के वक्त कभी भी मेरे घोड़े ने ऐसे पानी नहीं पिया। उसके बाद मैं फिर आकर लेट गया। थोड़ी देर गुजरी, फिर से छन छन की आवाजें। फिर मैं देखता, मुझे वो औरत कभी किसी कोने में खड़ी नजर आती, कभी किसी कोने में। चेहरा ढका हुआ था। मैं थोड़ा डर गया। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और अपनी चारपाई अंदर कर ली और दरवाजा बंद करके लेट गया। थोड़ी देर गुजरी होगी, एकदम से ऐसा लगा जैसे बरामदे में कोई चलकर आया है और उसने मेरे कमरे के दरवाजे के ऊपर दस्तक दी है। वाज़ेह तौर पर कमरे के दरवाजे के ऊपर दस्तक हो रही थी। मैं बड़ा हैरान कि कमरे के दरवाजे के ऊपर दस्तक कौन दे रहा है। मैंने पूछा कौन है बाहर, तो मुझे एक बारीक सी हंसी सुनाई दी, जैसे उसने मेरा नाम लिया और मुझे कहने लगी, अली दरवाजा खोलो। उसने मेरा नाम भी लिया। ये आवाज मैंने पहली बार सुनी थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हुई। मैं फौरन से उठा, मैंने कमरे का दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। दूर दूर तक सन्नाटा और खामोशी थी, कोई भी नहीं था।
रात भर मैं कमरे में डरता रहा। मेरा दिल नहीं चाह रहा था मैं अपने घोड़े को और अपने तांगे को छोड़कर अकेला अगली हवेली की तरफ जाऊं। डर भी लग रहा था। मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अब ऐसे लग रहा था जैसे घोड़े के आसपास कोई है। घोड़ा बार बार आवाज से निकालता, बेचैन होता, लेकिन मैं बाहर नहीं देख रहा था। इसी तरह सुबह हो गई। सुबह जब मैं उठा नहीं तो मेरे घर वाले आए मुझे जगाने के लिए कि तुम तो कभी इतनी देर तक सोते नहीं हो, तुम ठीक हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे बुखार सा हो गया है। रात भर मुझे एक औरत नजर आती रही है यहाँ पर हवेली में। सुर्ख लिबास वाली कोई औरत थी और उसने मेरा नाम भी पुकारा है। जो ही मेरी अम्मी ने ये बात सुनी, अम्मी डर गई। अम्मी जिन्नात, भूत प्रेत इनके वजूद पर बहुत यकीन रखती हैं। अम्मी ने कहा ये बात तो ठीक नहीं है, तो जिन्नात की अलामत है। तुम्हारे आसपास रात को जिन्नात थे। हमें भी तुम्हारी हवेली की तरफ से बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आती रही हैं, कभी किसी बिल्ली के रोने की, तो कभी ऐसा लगता था कोई औरत है। तो हमें लगा कि शायद कोई बिल्ली होगी। तुम्हें कोई आवाज नहीं आई? मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मुझे तो कोई ऐसी आवाज नहीं, मुझे तो छन छन की आवाजें आती रही हैं। रात भर वो यहाँ पर चलती फिरती रही है और मुझे आवाजें देती रही है। अम्मी ने कहा कि तुमने आज लाजमी जाना है, अपने अब्बू के साथ जाकर दम करवाओ, उठो नाश्ता करो और अपने अब्बू के साथ जाओ। हमारे गांव से थोड़ा दूर एक जगह थी, तो वहां पर एक बुजुर्ग दम किया करते थे। वो हर किस्म का दम करते थे, जिन्नात का भी करते थे। मैं उठा हवेली की तरफ आया। बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता किया। मेरी अभी भी तबीयत बड़ी खराब थी। अब्बू ने कहा कि चलो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पर लेकर जाता हूँ। हम लोग जैसे मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, हमारे गांव के रास्ते में वीरान हिस्सा भी आता है, यानी वो बिल्कुल वीरान सी सड़क है, कच्चा रास्ता है, उसके आसपास घने दरख्त हैं। एक तो वो साइड थी जहां पर मैं तांगा लेकर गया था, एक ये गांव की मेन सड़क है। यहां से भी जब गुजरते हैं तो रास्ते में वीराना आता है। एकदम से हमारे मोटरसाइकिल के साथ साथ सफेद रंग का छोटा सा जैसे पपी होता है, ये भागने लग गया। बड़ा अजीब सा लग रहा था। इतना सफेद था, इतना सफेद था जैसे उसके ऊपर किसी ने नकली रंग किया हुआ है। मैं इसको देखकर हैरान हो गया। बिल्कुल साथ साथ भाग रहा था। अब्बू कहते हैं कि ये साथ साथ भाग रहा, पाँव बचाना, ये काट भी लेते हैं। बिल्कुल छोटा सा था। मैंने कहा अब्बू ये तो छोटा ही इतना है, और देखे ना ये भाग कितना तेज रहा है। अब वो जो रास्ता था वो थोड़ा खराब था, वहां पर मोटरसाइकिल इतना तेज नहीं चल सकता था। इतने में क्या हुआ, आगे वहां पर खेत खलियान और दरख्त हैं, वहां से दो बड़े कुत्ते, वो गांव के जैसे आवारा कुत्ते होते हैं, बहुत बड़े दो कुत्ते आ गए। अबू कहते हैं अब ये कुत्ते हैं, इन्होंने, ये जो कुत्ते हैं, जब इन्होंने इस छोटे बच्चे को देखना है, इन्होंने इसके पीछे भागना है, जरा टांगे बचाना है, ये नुकसान ना पहुंचाए हमें, ये काट भी लेते हैं। वो कुत्ते जिस वक्त भागते हुए हमारी तरफ आ रहे थे, हम लोग सेंटर में थे, वो छोटा पपी बिल्कुल हमारे मोटरसाइकिल के साथ था। एकदम से उसका साइज बढ़ने लग गया। कुत्ता एकदम से इतना बड़ा हो गया। जिस वक्त वो बड़ा हुआ, वो जो एक लम्हा था बस, वो हमारी मोटरसाइकिल से भी बड़ा हो गया वो। और उसने कुत्तों की तरह जब हमला किया, वो कुत्ते यूं भागे कि उनकी चीखें सुनाई दे रही थी। और वो जो सफेद पपी था वो भी गायब हो गया। अब्बू और मैं तो बहुत ज्यादा डर गए। अब्बू ने फौरन से रास्ता बदला। अब्बू ने कहा इस रास्ते से नहीं जाना, ये जिन्नात है, चुड़ैल आफत है, कोई मखलूक हो रहा है। ये दरमियान में से एक डेरा था, उनकी छोटी सड़क जाती थी, वहां से अब्बू ने मोटरसाइकिल निकाला। इतनी मुश्किल से हम उन बुजुर्ग तक पहुंचे। जैसे वहां पर गए तो वो एक बहुत बड़े पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा करते थे, वो बुजुर्ग जो थे। अभी हम वहां पर पहुंचे हैं तो वो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से तुम बच कर आए हो, तुम्हारे पीछे जो आफत थी उसने तुम दोनों को मारना था। हम दोनों एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे कि इनको कैसे पता चल गया। अब्बू ने कहा आपको कैसे पता चल गया? तो कहते बस मुझे पता चल गया, मेरे तक भी खबर पहुंच गई है। फिर हम लोग बैठे, सारी बात बताई, तो वो कहते कि ये तुम्हारा बेटा जो है, ये जिस सड़क पर कल गया था, वो खुशबू जो थी वो एक चुड़ैल आफत की थी, उस वक्त वो वहां पर मौजूद थी। ये इसके पीछे गया, ढूंढता रहा उस खुशबू को, वो इसके साथ साथ चल रही थी। उस वक्त तो इसके सामने नहीं आई, लेकिन जैसे उसने इसके ऊपर पानी फेंका, इसके ऊपर साया हो गया उसी वक्त, और वो इसके साथ साथ आई है। फिर ये उसके ठिकाने पर भी गया, पुराने कुएं पर। वहां पर जाकर इसने हाथ मुंह भी धोया। मैंने उनको खुद सब कुछ बताया था, तो
वो असेब इसके ऊपर हो गया है, वही रात भर इसके आसपास चलती फिरती रही है। और ये वो मखलूक है कि जब भी किसी पर आशिक हो जाए तो उसको बहुत नुकसान देती है। मैं इसको रोक नहीं सकता, ना मैं इसको इस लड़के से हटा सकता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ कोई अगर डरा हुआ हो, जैसे कब्रिस्तान से लोग डर जाते हैं या किसी जिन्नात के थोड़े बहुत डरे होते हैं, उनको दम कर सकता हूँ। मेरे पास निकालने का इज़्ज़त नहीं है। मैंने कोई चिल्ला नहीं काटा हुआ। ये भी मैं एक बुजुर्ग के पास बैठता था तो उन्होंने मुझे फैस दिया था। इसके लिए तुम लोगों को शाह साहब के पास जाना होगा। उस आदमी ने हमें आपके पास भेजा। वो आपके पास 3 से 4 बार आया है और उसने कई लोगों को आपके बारे में भी बताया है। शाह साहब ने जब सुना, शाह साहब ने कहा कि वो मेरी शागिर्दी में आना चाहता था, लेकिन मैं नहीं ले सकता था, मुझे इजाज़त नहीं थी। अगर मुझे इजाज़त होती तो वो बड़ा अच्छा इंसान था, उसको मैं ज़रूर अपना शागिर्द बनाता। तो कोई मसले मसाइल थे जिसकी वजह से वो ये अमलियात नहीं कर सकता था, इसी वजह से उसको रोका भी गया था। लेकिन उसको फैज़ था कि वो थोड़ा बहुत दम कर लेता है। फिर शाह साहब ने उस लड़के को कहा कि है तो वो चुड़ैल आफत और है भी तुम्हारे पीछे। जिस वक्त किसी भी वीरान जगह से कोई भी लोग गुजरे, कभी कोई अकेला इंसान बिलखुसूस गुजरे, तो कभी कोई खुशबू या कभी कोई बदबू उसका ताकुब करती है। दोनों ही सूरतों में वो चीज़ें ठीक नहीं होती। बाज़ औक़ात खुशबू का आना भी ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर कोई मुस्लिम जिन्नात या नेक जिन्नात है। चुड़ैल आफत भी खुशबू में आती है। चुड़ैल आफत भी खूबसूरत औरत का रूप लेकर आती है। वो हमेशा किसी खूबसूरत चीज़ का रूप लेकर आएगी। अगर वो जानवर के रूप में आएगी, सफ़ेद बिल्ली बनकर आएगी, सफ़ेद बकरी बनकर आएगी। अगर वो औरत के रूप में आएगी तो दुल्हन बनकर आएगी या कोई खूबसूरत लड़की बनकर आएगी। उसकी आने का मकसद ये होता है कि वो इतनी खूबसूरत बन के आए कि कोई इसकी तरफ राग़िब हो जाए। सफ़ेद रंग के वजूद में आने वाली चुड़ैल वो होती है जो आशिक हो जाती है, और जो काले रंग के रूप में आती है, काले कुत्ते के रूप में, काली बिल्ली के रूप में, वो बड़ी सालिम मखलूक होती है। वो आशिक नहीं होती, वो दुश्मन भी हो जाती है। उसका मकसद ही सिर्फ नुकसान होता है। लेकिन ये जो आशिक होती हैं, ये इंसान को फौरन नुकसान नहीं देते। ये इंसान को नुकसान तब देती हैं जब ये किसी पर हावी हो जाए। अभी वो तुम पर हावी नहीं हुई, तुम्हारे पीछे आई, तुम्हारे आसपास रही, तुम्हें पुकारती रही, क्योंकि तुम पर वो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर करेगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम उसे देखोगे, तुम उस पर आशिक होने लग जाओगे। अच्छी बात है कि तुम लोग पहले ही आ गए हो। इसके लिए अभी तुम्हें मैं कोई 1-2 अमल बताऊंगा, पहले वो करने हैं, फिर तावीज़ लगाना है। क्योंकि अगर डायरेक्ट तावीज़ लगाया तो तुम्हें भी नुकसान दे सकती है और तुम्हारे घोड़े को भी। उसके बाद फिर मैं तुम्हें तावीज़ दूंगा। शाह साहब ने इस लड़के को कहा कि अभी तुमने जाकर 7 चिराग लेने हैं। वो 7 के 7 चिराग तुमने उसी हवेली में रोशन करने हैं जहां पर तुमने उसे देखा था। हर चिराग के साथ एक अगरबत्ती भी जलानी है। ये अमल तुमने 3 दिन करना है, 3 रात लगातार, और 12 बजे से पहले पहले ये काम करना है। मगरिब के बाद और 12 बजे से पहले। फिर मुझे बताना है कि क्या इस अमल के बाद वो जाहिर होती है या नहीं। अगर तो वो ना जाहिर हुई तो फिर तावीज़ के जरिए वो कंट्रोल हो जाएगी, और अगर इस अमल के बाद भी वो जाहिर हुई तो फिर वहां पर जाकर अमल करना होगा और उसको तुम्हारे घर से निकालना होगा। अभी वो तुम्हारी हवेली में मौजूद है। अपने घोड़े की जो लगाम है उसके ऊपर ये काला धागा बांध दो, वरना बाज़ औक़ात ये मखलूक़ात जब तुम तांगा चलाओगे तो उसके ऊपर भी सवार हो सकती है और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। इसलिए अभी तुम अपनी हिफाजत करो। ये 3 दिन के लिए लेकर जाओ। एक तावीज़ है जो तुमने अपने तकिए के नीचे रखना है, क्योंकि रात को सोते वक्त भी ये मखलूक़ात ज़्यादा हावी होती हैं। किसी भी इंसान के ऊपर जिन्नात का बसेरा रात के वक्त ज़्यादा होता है। जब इंसान सो जाता है तो जिन्नात उसके जिस्म पर हावी होते हैं, उसके जिस्म के ऊपर वो अपना असर डालते हैं, यहाँ तक कि जिन्नात भी जादू करते हैं। अभी तुम ये अमल करो। शाह साहब ने उसको एक धागा, तावीज़ और चिराग का अमल देकर भेज दिया। 3 दिन के बाद वो लोग वापस आए। उनका ये कहना था, उस लड़के का ये कहना था कि मैंने जब 3 दिन अमल किया, पहली रात जब मैंने वहां पर चिराग चलाए, चिराग चलते ही नहीं थे। एक जलाता था, दूसरे की तरफ आता था, पहला बुझ जाता था। मुझे 1 घंटा लगा उनको जलाने में, जबकि कोई हवा नहीं थी।
اگر بتیاں جلائیں تو ان کی بھی کوئی خوشبو مہک ہی نہیں رہی تھی پہلے دن جب میں نے یہ کام کیا، میں جا کر دوسری حویلی میں سویا جیسے آپ نے کہا تھا، تو مجھے رات بھر ایسا لگا کوئی جھاڑو لگا رہا ہے، جھاڑو لگانے کی آواز آتی تھی، کہاں لگا رہا ہے یہ پتا نہیں تھا، لیکن واضح طور پر لگتا تھا کوئی جھاڑو لگا رہا ہے رات بھر۔ گھر والے بھی سب ڈرے ہوئے تھے۔ دوسری رات جب یہ عمل کیا تو جس حویلی میں میں سوتا ہوں اس طرف ایک درمیان میں لکڑی کا دروازہ ہے، اس پر دستک ہوتی رہی، بہت زیادہ بار وہاں پر دستک ہوئی، لیکن ہم لوگوں نے نہ کوئی جواب دیا نہ ہی پوچھا۔ اور جب تیسری رات جب میں نے چراغ جلائے، چراغ آرام سے جل گئے، اگربتیوں کی اسمیل بھی آئی، لیکن اس دن گھوڑا بہت زیادہ شور کر رہا تھا، بدک رہا تھا، اور کتے، ہم لوگوں کے مال مویشیوں کی طرف کتے ہوتے ہیں، وہ کتے بہت زیادہ بھونک رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا وہ کتے باہر کسی کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے میں چراغ جلا کر گیا، پہلے 2 دن جب میں چراغ جلا کر جاتا تھا مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی تھی، تیسری رات مجھے آہٹ محسوس نہیں ہوئی، نہ ہی مجھے کوئی آواز آئی، بس گھر کے باہر کتوں نے شور ضرور ڈالا ہوا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا، خوش قسمت ہو تم جو تیسری رات پر وہ نکل گئی۔ 2 دن اس نے کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی آواز سن کر باہر آئے گا، جو بھی آتا وہ اس پر اثر انداز ہو جاتی، شاید اس کے جسم میں بھی اتر جاتی، لیکن تم لوگ باہر نہیں آئے۔ تیسری رات وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ جو بھی جانور ہوتے ہیں ان کو یہ جنات نظر آتے ہیں، کتوں کو جنات نظر آتے ہیں، اسی لیے یہ بھونکتے ہیں، ان کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ابھی وہ گھر کے باہر موجود ہے، ابھی وہ تمہارے گھر سے نکلی نہیں ہے۔ اب تم نے ایسا کرنا ہے کہ یہ ایک تعویذ ہے، یہ تم نے اپنے اس برآمدے میں لگانا ہے، ایک تعویذ گھر میں اگر اس حصے میں حویلی میں کوئی درخت ہے تو وہاں پر لگانا ہے، اور جو دونوں حویلیوں کے باہر والے دروازے ہیں ان کے درمیان میں زمین میں یہ دو تعویذ ہیں، ان کو دفنا دینا۔ ایک تعویذ اپنے گلے میں رکھنا، تقریباً 11 دن تم نے تانگا لے کر ابھی باہر نہیں جانا، تمہارے گھوڑے کے اوپر بھی ابھی اس کا اثر ہوگا، تمہیں اپنی کچھ پرہیز کرنی ہوگی۔ ابھی یہ تعویذات لے کر جاؤ، اگر پھر بھی کچھ آہٹ کچھ محسوس ہو، کوئی آواز آئے، کوئی پرچھائی دکھائی دے تمہیں گھر میں یا گھر سے باہر، تو مجھے ضرور بتانا۔ ابھی اکیلے تم نے دور کسی سفر پر بھی نہیں جانا، کیونکہ کچھ عرصہ وہ تمہارا پیچھا کرے گی، کچھ عرصہ وہ تمہارے پیچھے آئے گی، کیونکہ یہ عاشق چڑیل ہے۔ عاشق چڑیل اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ کسی نہ کسی روٹ میں دوبارہ ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ وہ لوگ چلے گئے وہاں سے تعویذ لے کر۔ تقریباً 5-6 دن کے بعد وہ لڑکا پھر آیا اور آ کر کہتا ہے کہ بالکل سب ٹھیک تھا، گھر میں کوئی آہٹ آواز بھی نہیں آتی تھی، میں بھی اکیلا نہیں سوتا، دن کے ٹائم حویلی میں جاتا ہوں، اپنے گھوڑے کو دیکھتا ہوں، تانگے کو دیکھتا ہوں، سب ٹھیک ہوتا ہے، لگام کے اوپر کالا دھاگا بھی باندھا ہوا ہے، درختوں کے اوپر تعویذ بھی لگا دیے ہیں، کتوں نے بھی کوئی شور نہیں مچایا۔ کل میں اپنے دوست کے ڈیرے پر بیٹھا تھا، شام کا وقت تھا، میں اس سے ملنے گیا تھا، کافی دن ہو گئے تھے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، تو میں اس کو ملنے چلا گیا۔ وہاں پر اس کے ڈیرے پر بیٹھا تھا تو میں کمرے میں بیٹھا تھا، کمرے کا ایک دروازہ کھلا تھا، ایک دروازہ بند تھا۔ میں اس کمرے میں اس ٹائم اکیلا ہی بیٹھا تھا، کیونکہ میرا دوست باہر گیا تھا کچھ کھانے پینے کا سامان لینے۔ اس وقت ڈیرے پر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، باہر تھے، کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک دم سے جو دروازہ کھلا تھا پہلے، وہ دروازہ بند ہوا، بڑے عجیب انداز سے دروازہ بند ہوا، جیسے کسی نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر بند کیا ہے۔ میں غور سے دروازے کو دیکھ رہا تھا، پھر ایک دم سے دروازہ پھر چرکی آواز سے کھلا، تو میں کیا دیکھتا ہوں، کالے لباس والی عورت تھی، دروازے میں کھڑی تھی، تھوڑا سا آگے جو ہی جھانک کر دیکھنے لگی، پھر پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ میرا دوست آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس نے دروازہ کھولا، تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا ابھی یہاں پر ایک عورت تھی۔ کہتا کون عورت؟ کوئی عورت نہیں ہے۔ دروازہ کھول کر اس نے چاروں طرف دیکھا، مجھے بھی دکھایا، اس نے کہا یہاں کوئی عورت نہیں ہے۔ میں نے سے کہا کہ ابھی ایک لمحہ پہلے یہاں پر کسی نے دروازہ کھولا تھا، کوئی عورت تھی یہاں پر کالے لباس والی۔ اس نے کہا یہاں پر تو کوئی عورت نہیں ہے۔ اس عورت کو دیکھنے کے بعد تھوڑی سی میری طبیعت خراب ہوئی، حالانکہ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ گھر آیا تو رات کو سوتے ہوئے میں تھوڑا سا ڈرا، کیونکہ جب وہ مجھے شروع میں محسوس ہوتی تھی تو مجھے رات کو سوتے ہوئے جھٹکے لگتے تھے۔ آج رات میں مجھے سوئے ہوئے جھٹکا لگا۔
لیکن کوئی آواز نہیں آئی, کوئی دکھائی بھی نہیں دیا. تو شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ وہ کچھ عرصہ تمہارے پیچھے آئے گی. 41 دن تم نے اپنا خیال رکھنا ہے. 41 دن کے بعد وہ واپس چلی جائے گی جہاں سے بھی آئی ہے. یہ ایک تعویذ ہے. اس تعویذ کو جب بھی گھر سے باہر نکلو, اس کا ایک پانی کی بوتل بنا کر رکھ لو. جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہے, اس کے اچھی طرح سے چھینٹے اپنے اوپر ڈال لینے ہیں, اپنے چہرے پر, اپنے سر پر, اپنے جسم پر, اپنے پاؤں تک پر بھی. تم جہاں بھی جاؤ گے وہ تمہیں محسوس نہیں کر سکے گی, کیونکہ کچھ عرصہ ایسی مخلوقات پیچھے آتی ہیں جن جگہوں پر حصار بندی ہو جائے, جن جگہوں پر تعویذات لگ جائیں, وہاں پر تو وہ نہیں آ سکتی. لیکن جہاں پر حصار نہ ہو, جہاں پر تعویذات نہ ہو, وہاں پر وہ آتی بھی ہیں اور اپنا آپ ظاہر بھی کرتی ہیں. اور کوشش کرو کہ 41 دن کے بعد تمہارا رشتہ طے ہو جائے. بہتر ہے کہ اگر نکاح ہی ہو جائے. تو اس لڑکے نے بتایا کہ اس کی منگنی ہوئی بھی ہے اپنی خالہ کے گھر. تو شاہ صاحب نے کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے نکاح کر لو. 41 دن کے بعد, 41 دن کے درمیان نہیں, 41 دن کے فوراً بعد 45ویں دن یا 43ویں دن نکاح رکھ لو. وہ پیچھے ہٹ جائے گی, کبھی دوبارہ تمہارے سامنے بھی نہیں آئے گی, کیونکہ تمہارے لیے نکاح زیادہ ضروری ہے. پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا. تقریباً 2-2.5 مہینے کے بعد آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ 41 دن میں نے اپنا بہت خیال رکھا, لیکن کبھی کبھی رات کو, آدھی رات کو مجھے کوئی بلانے آتا تھا, اور ویسے ایسے لوگ تھے جن سے میں کبھی ملا بھی نہیں تھا. کوئی مجھے کہتا تھا ہمیں تانگے پر جانا ہے, ہمیں فلاں جگہ پر لے جاؤ, کوئی کہتا تھا فلاں جگہ پر لے جاؤ. میں نے منع کر دیا. ایک رات تو ایک آدمی اور ایک عورت آئے, بڑی منتیں کر رہے تھے, ہم دوسرے گاؤں سے آئے, ہم نے جانا ہے, تو ہمیں فلاں فلاں جگہ پر چھوڑو. یہ وہی راستہ تھا جو اس کنویں کی طرف جاتا تھا. میں نے صاف منع کر دیا. اور صبح جب میں پوچھتا تھا تو گاؤں میں کسی کا کوئی ایسا خاص مہمان نہیں آیا ہوتا تھا دوسرے گاؤں سے. ہمارا گاؤں ایسا تھا کہ وہاں پر اگر کوئی آتا بھی تھا تو تقریباً سب کو پتہ چل جاتا تھا فلاں کے گھر مہمان آیا ہے, فلاں کے گھر کوئی شہر سے لوگ آئے ہیں, دوسرے گاؤں سے لوگ آئے ہیں, کیونکہ ہم لوگ سارے گاؤں میں بہت مل جل کر رہتے تھے. پتہ نہیں وہ کون تھے. شاہ صاحب نے کہا کہ وہی سب تھے, اسی کے چیلے, اسی کے روپ تھے, جو کسی طریقے سے تمہیں اس تک لے کر جانا چاہتے تھے. بہت اچھا کیا جو تم نہیں گئے. پھر اس لڑکے نے کہا کہ میرا نکاح, جیسے آپ نے کہا تھا 45ویں دن میرا نکاح تھا, جیسے میرا نکاح بھی ہو رہا تھا تو ایک دم سے ہمارے جو باہر ٹینٹ لگے تھے ان میں آگ لگ گئی تھی. کوئی پتہ نہیں وہ کیسے لگی, کوئی نقصان نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے, پتہ لگ گیا تھا فوراً, لیکن بہت خوفناک چیخیں سنائی دی تھی. شاہ صاحب نے کہا کہ بس اب وہ چلی گئی ہے, وہ کبھی بھی نہیں آئے گی. پھر شاہ صاحب نے ایک تعویذ اس لڑکے کی جو بیوی تھی اس کے لیے بھی دیا کہ وہ اس کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش نہ کرے. تو یہ اس لڑکے کی کہانی تھی جس کے پیچھے عاشق چڑیل لگ گئی تھی, جو نانا جی نے ہمیں سنائی. اس کو سن کر میں بہت ڈر گیا تھا, کیونکہ مجھے ایسی مخلوقات سے بہت ڈر لگتا ہے جو کسی بھی انسان کے پیچھے لگ جائے. بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا. اس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے, جو گاؤں کے ویرانے ہوتے ہیں, بعض اوقات کھیت کھلیان ہوتے ہیں, بعض اوقات گاؤں جو ہوتے ہیں وہاں پر کچھ باغ باغیچے بھی ہوتے ہیں, وہاں پر بھی بہت جنات ہوتے ہیں. وہاں پر بھی جب کوئی کنواری لڑکی یا لڑکا جائے, ضروری نہیں ہوتا کہ صرف لڑکیوں پر ہی جنات یا چڑیلیں آفتے عاشق ہوتی ہیں, یہ بعض اوقات لڑکوں کے پیچھے بھی لگ جاتی ہیں. اور جو بھی یہ چڑیل آفت دلہن کے روپ میں ہوتی ہے, یہ بہت خوفناک اور بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے, جس کو دلہن چڑیل بھی اکثر بولتے ہیں, جو دلہن کے روپ میں لباس میں رہتی ہے. ہر حال میں اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. کبھی بھی کسی باغ باغیچے میں جائیں, کسی ویران راستے سے گزرے ہو تو آیت الکرسی کا ورد لازمی کیا کریں. درود پاک اور آیت الکرسی ہمیں آنے والی ہر مصیبت سے محفوظ رکھتے ہیں. یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پر سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.